हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक सेक्शन नंबर 15 तक कवर कर लिया है। ठीक है, आज के सेशन में हम करेंगे सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18। दीज थ्री सेक्शन विल बी कवरिंग इन टुडे सेशन। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 16। अच्छा, फर्स्टली आई शुड टेल यू दैट सेक्शन नंबर 16, 17 and 18, these have a direct relationship with section number 5. Means before doing section number 16, 17 and 18, you should know what is section number 5 of HMA. So I must tell you that section number 5, it speaks about the conditions of a valid marriage in Hindu law. ठीक है, there are given 5 conditions which are to be fulfilled by a Hindu before conferring a valid marriage, the status of valid marriage. ठीक है, वैलिड मैरिज का स्टेटस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सेक्शन नंबर 5 की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। ठीक है, जो सेक्शन नंबर 5 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, दोज मैरिजेस आइदर वुड बी वॉइड, voidable और valid but punitive। जो सेक्शन नंबर 5 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे उनकी मैरिज क्या होगी, आइदर वॉइड और voidable और valid but punitive। So it is mandatory to fulfill the conditions of section number 5 to have the status of a valid marriage. Okay, तो let's start with section number 16। सेक्शन नंबर 5 में क्या है, सेक्शन नंबर 5 है और कंडीशंस भी उसमें 5 ही दी हुई है। ठीक है, तो अब हम जब सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 को करेंगे उन 5 कंडीशंस को भी साइड बाय साइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। जो वॉइड मैरिज है वो सेक्शन नंबर 11 में दिया हुआ है और वॉइडेबल मैरिज है वो सेक्शन नंबर 12 में दिया हुआ है। वो ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिनको परफॉर्म करके जो मैरिजेस उन ग्राउंड्स को अगर कोई भी पार्टी परफॉर्म कर लेगी तो उनकी मैरिज क्या मानी जाएगी, आइदर वॉइड और वॉइडेबल। वो सेक्शन नंबर 11 एंड 12 में गिवन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसी मैरिज जिनका स्टेटस वॉइड और वॉइडेबल है, उनके जो चिल्ड्रन होंगे उनका स्टेटस क्या होगा, क्या वो लेजिटिमेट होंगे या इलेजिटिमेट होंगे, क्या स्टेटस उनको दिया जाएगा। सी, सबसे पहले क्या है, नोट विद स्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 में जो मैरिजेस नल एंड वॉइड है, सी अगर कोई भी मैरिज नल एंड वॉइड होती है ना, एज पर सेक्शन नंबर 11, वो वॉइड होती है, नल एंड वॉइड होती है एट द वेरी इंसेप्शन। ठीक है, स्टार्टिंग से ही वो जो मैरिजेस हैं वो कैसी होती है, नल एंड वॉइड होती है। एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ the marriage had been valid shall be legitimate whether such child is born before or after the commencement of marriage laws amendment act 1976, and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, and whether or not the marriage is held to be void otherwise than on a petition under this act। देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कहता है कि भी जो भी वॉइड मैरिजेस होंगी ना, वो अगर पिटीशन फाइल होके वो मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर हुई है तब भी, अगर वो वैसे तो वॉइड मैरिज क्या होती है, एट द वेरी इंसेप्शन नल एंड वॉइड ही होती है। ठीक है, उसके लिए डिग्री ऑफ नलिटी का होना ज़रूरी नहीं है, अगर डिग्री ऑफ नलिटी भी अगर ग्रांट कर दी है कोर्ट ने, ठीक है, और मैरिज जो है वॉइड है अदरवाइज देन ऑन अ पिटीशन, कि भाई पिटीशन फाइल नहीं करी है किसी भी पार्टी ने टू डिक्लेयर द मैरिज नल एंड वॉइड, बट वो मैरिज क्या है, वॉइड है, ऐसे चिल्ड्रन का स्टेटस क्या होगा, लेजिटिमेट ही होगा। ठीक है,
क्या स्टेटस दिया हुआ है? लेजिटिमेसी का स्टेटस दिया हुआ है। ये स्टेटस कब दिया गया था? आफ्टर द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। इससे बिफोर जो ओरिजिनली जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 था, उसमें क्या था? स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज क्या था? इलेजिटिमेट था। बट अब क्या है, किस चीज़ का ऑब्जेक्ट ध्यान में रखते हुए जो हमारा सेक्शन नंबर 16 है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो ऐसे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैं जो कि कहाँ से बर्थ होता है उनका, वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस से जिनका बर्थ हुआ है, ऐसे चिल्ड्रन को कोई बास्टर्ड ना कहे, ठीक है। इसलिए उनको किस तरह का स्टेटस दिया गया है? लेजिटिमेसी का स्टेटस दिया हुआ है। कोई भी पर्सन, कोई भी सोसाइटी उनको एज अ बास्टर्ड ट्रीट ना करे, ये सेक्शन नंबर 16 का प्राइम ऑब्जेक्ट है। इसीलिए इस अमेंडमेंट के बाद से जो भी चिल्ड्रन आइदर वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से होंगे, वो क्या होंगे? लेजिटिमेट होंगे। अच्छा, वॉइड मैरिज कब कब होगी? देखो मैं बता देती हूँ आपको। जो हमारा सेक्शन नंबर 5 है, सेक्शन नंबर 5 में सबसे पहली हमारी क्या कंडीशन है? सबसे पहले देखो, क्या 5 कंडीशंस मैंने बताया कि सेक्शन नंबर 5 में 5 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट क्या है कि भाई नाइदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग। किसी भी पार्टी का स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। ये तो है कंडीशन नंबर 5, जिसमें मैरिज क्या होगी? वॉइड होगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि बाइगैमी ना हो, इसीलिए ऐसी मैरिजेस को वॉइड का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अब कंडीशन आती है हमारी क्लॉज नंबर 4 में। उसमें क्या कहता है कि भाई पार्टीज शुड नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के डिक्रीज में पार्टीज फॉल ना करे अनलेस custom or uses governing each of them permits of a marriage between the two। अगर कस्टम और यूसेज उनको गवर्न करते हैं, गवर्न करके परमिट कर रहे हैं कि भाई आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज कर सकते हो, तब तो मैरिज वैलिड रहेगी। बट अगर ऐसा कोई कस्टम या यूसेज नहीं है, तो प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप में मैरिज करना भी क्या होता है? वॉइड होता है, ठीक है। क्लॉज नंबर 5 क्या होता है? अगर स्पिंडा रिलेशनशिप में कोई भी पार्टी मैरिज करती है तो उनकी मैरिज भी वॉइड मानी जाएगी अनलेस उनका कस्टम एंड यूसेज जिससे वो गवर्न होते हैं परमिट्स द मैरिज बिटवीन द टू विद इन द स्पिंडा रिलेशनशिप, ठीक है। इन दीज केसेस 1, 4 एंड 5 मैरिज वुड बी वॉइड, ठीक है। सिर्फ इन्हीं कंडीशन में मैरिज जो है वॉइड मानी जाएगी। और क्या है? Just a moment, students. Wait a minute, students. थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। Just don't mind. Don't mind. थोड़ा सा ना ये हो जाता है, स्क्रीन है टच हो जाती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक है। जस्ट डोंट माइंड। ओके, आई होप यू हैव गॉट कि इन दीज कंडीशंस में जो मैरिज होगी वो क्या होगी? वॉइड होगी। और उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा? लेजिटिमेट होगा। ये लेजिटिमेसी का स्टेटस कब दिया गया था? आफ्टर दिस अमेंडमेंट 1976 के बाद से, ठीक है। यानी कि इस अमेंडमेंट के बाद से लेजिटिमेसी का स्टेटस चिल्ड्रन पे आया था। बट वो चिल्ड्रन कभी भी बर्थ उनका हुआ हो, आइदर बिफोर द कमेंसमेंट और आफ्टर द कमेंसमेंट। इस अमेंडमेंट के बाद भी या पहले भी ऐसा कोई चाइल्ड बोर्न हुआ है, बर्थ हुआ है जो कि वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से था, उसको क्या बोला जाएगा? लेजिटिमेट बोला जाएगा। ओरिजिनली ऐसा नहीं था, ओरिजिनली क्या था? इलेजिटिमेसी का स्टेटस था, ठीक है। ये 3 कंडीशंस जो है, जिन कंडीशंस में मैरिज वॉइड होती है। और सेक्शन नंबर हमारा जो 11 है
वो भी इन 3 कंडीशंस की ही बात करता है। अगर मैरिज वॉइड होती है अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कंडीशंस, तो जो उनका ऑफस्प्रिंग है उस कपल का, वॉइड मैरिज के कपल का, वो क्या होगा, वो लेजिटिमेट नहीं होगा। लेट्स से कि कंडीशंस, जो सेरेमनी है हिंदू मैरिज की, वो ठीक से परफॉर्म नहीं करी है, प्रॉपर सेरेमनी नहीं करी है, तो उस केस में क्या होगा, चाइल्ड को क्या लेजिटिमेसी का स्टेटस मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो हमारी वॉइड मैरिज है वो कब कब हो रही है, आइदर स्पाउस लिविंग, मैरिज बिटवीन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मैरिज बिटवीन द स्पिंडल रिलेशनशिप। इन 3 कंडीशंस में ही मैरिज वॉइड होगी, और इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा इस कपल का क्या माना जाएगा, लेजिटिमेट माना जाएगा। अगर इसके अपार्ट ऐसी कोई कंडीशन है, तो जिन कंडीशंस पर मैरिज वॉइड हो रही है उसमें क्या होगा, उस चिल्ड्रन को लेजिटिमेसी का स्टेटस नहीं देंगे, उसको इलेजिटिमेट ही मानेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कह रहा है, ये वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करता है। ये कहता है कि वेयर अ डिक्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड, वॉइडेबल मैरिज में अगर डिक्री ऑफ नलिटी ग्रांट कर दी है, कौन फाइल करेगा? एक पार्टी करेगी, कोई भी पार्टी कर सकती है हस्बैंड और वाइफ में से, ठीक है, अगेंस्ट द अदर ऑन द बेसिस कि भाई ऐसे कुछ ग्राउंड्स थे जिनके बेसिस पर उनकी मैरिज वॉइडेबल है, यानी कि एक पार्टी एट राइट है कि वो मैरिज को किसी भी टाइम रेपुडिएट कर सकती है बाय द स्टूडेंट्स, बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। तो ऐसे चाइल्ड उन कपल को होते हैं आइदर बिगोटन और कंसीव्ड बिफोर द डिक्री इज मेड। भाई पिटीशन फाइल कर दी, डिक्री आने से पहले चाइल्ड को जो है कंसीव कर लिया है, तो who would have been the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of decree it had been dissolved instead of being annulled। ये कह रहे हैं कि भाई जब देखो आपने वॉइडेबल मैरिज है, किसी भी पार्टी की वॉइडेबल मैरिज है, उसने पिटीशन फाइल करी, तो वो पिटीशन क्या फाइल करेगा, मैरिज को एन्यूल कराने की। ठीक है, मैरिज को क्या कराने की, एन्यूल कराने की। अगर जो मैरिज को एन्यूल कराने की, अगर जो एक वैलिड मैरिज होती तो उस केस में क्या होता, पार्टी क्या करती, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए फाइल करती केस। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए फाइल करती। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि वॉइडेबल मैरिज में मैरिज क्या हो रही है, एन्यूल हो रही है। ठीक है, और वैलिड मैरिज में मैरिज क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो वैलिड मैरिज का ऑफस्प्रिंग क्या होगा एट द टाइम कि उनकी डिक्री आई है, कैसे डिक्री आई है, डिसोल्यूशन की, वो चाइल्ड लेजिटिमेट होगा। वॉइडेबल के केस में क्या होगा, देखो अगर इनकी मैरिज वैलिड होती तो चाइल्ड क्या होता, लेजिटिमेट होता। बट इस केस में भी, वॉइडेबल के केस में भी डिक्री क्या आई है, एनलमेंट की डिक्री आई है कि भी मैरिज को एन्यूल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस केस में इनके चाइल्ड को क्या मानेंगे, डीम्ड लेजिटिमेट। यहाँ पर आया ना, बीइंग एन्यूल्ड शैल बी डीम्ड टू बी देयर लेजिटिमेट चाइल्ड नॉट विद स्टैंडिंग द डिग्री ऑफ नलिटी। फर्क नहीं पड़ता कि भाई डिग्री आ चुकी है या नहीं आई है, उस चाइल्ड को हम क्या बोलेंगे, डीम्ड लेजिटिमेट। ठीक है, मैंने इनका आपको प्राइम ऑब्जेक्टिव बता दिया है सेक्शन नंबर 16 का। तो वॉइड मैरिज के जो चिल्ड्रन होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, वॉइडेबल मैरिज के जो चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे, डीम्ड लेजिटिमेट होंगे। अच्छा, वॉइडेबल मैरिज कौन कौन से ग्राउंड्स पे आप कह सकते हो कि मैरिज जो है वॉइडेबल है? वन पार्टी इज एट राइट टू फाइल द पिटीशन बिफोर द कोर्ट टू गेट द मैरिज एन्यूल। देखो कौन कौन से ग्राउंड है, सेक्शन नंबर 12 में दिए हुए हैं। फर्स्ट राउंड इज कि भाई कोई भी पार्टी जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंसी की वजह से मैरिज कंज्यूम ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कंट्रावेंशन ऑफ कंडीशन ऑफ सेक्शन नंबर 5 सब क्लोज 2। सब क्लोज 2 में क्या दी हुई है, सब क्लोज 2 में भी 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले है कि भाई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से द पार्टी इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। ठीक है, सेकेंड आता है कि भाई दो द पार्टी इज केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट बट दैट पार्टी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। किस काइंड का या फिर किस एक्सटेंट का, एज टू अनफिट फॉर मैरिज। ठीक है,
मेंटल डिसऑर्डर है, सेकेंड पॉइंट में वो कंसेंट तो दे सकता है बट उसको मेंटल डिसऑर्डर है किस तरह का कि भाई दैट पर्सन इज अनफिट फॉर द मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। सी में क्या है आता है, हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी। अगर उसको इंसेनिटी के अटैक्स आते हैं तो इन केसेस में क्या होगी, मैरिज वॉइडेबल होगी। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 2 का ए पार्ट, ये था हमारा सेक्शन नंबर 12 का बी पार्ट। सी पार्ट में क्या आता है कि भाई अगर जो पिटिशनर है उसकी कंसेंट फोर्स से ली गई है या फिर फ्रॉड से ली गई है, फ्रॉड किस तरह का, एज टू द नेचर ऑफ सेरेमनी, या फिर ऐसा कोई मटेरियल फैक्ट या ऐसा सर्कमस्टांस जो रेस्पोंडेंट के बारे में है और वो पिटिशनर को पता होना चाहिए था एट द टाइम ऑफ मैरिज, ऐसी कोई चीज़ें बताई नहीं है पिटिशनर को, उसकी कंसेंट कैसे ली गई है, बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड। अच्छा, अगर किसी केस में जो पिटिशनर है यानी कि जिस भी पर्सन की मैरिज हो रही है, अगर वो माइनर है उस टाइम पर, तो कंसेंट किसकी ली जाएगी, गार्जियन की ली जाएगी। तो ये उस कंसेंट को भी कवर करता है जो कि गार्जियन की ली गई है। अगर गार्जियन की भी कंसेंट फ्रॉड और फोर्स से ली गई है तो उस केस में भी मैरिज क्या होगी, वॉइडेबल होगी एट द इंस्टांस ऑफ द पर्सन हुज राइट हैज़ बीन सफर्ड, कि भाई उसको पता होना चाहिए था कि भाई एक्चुअल फैक्ट्स क्या है मैरिज से पहले। ठीक है, डी पार्ट क्या कहता है कि भाई अगर रेस्पोंडेंट, यहाँ पर रेस्पोंडेंट वाइफ होगी, ठीक है, इफ शी इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय सम अदर पर्सन। ठीक है, यानी कि रेस्पोंडेंट वाइफ की मैरिज हुई है, लेट्स से कि एस से उसकी मैरिज हो रही है, बट एट द टाइम ऑफ मैरिज शी इज प्रेग्नेंट बट नॉट बाय दिस पर्सन एस, बाय समवन एल्स। तो इस केस में मैरिज क्या होगी, वॉइडेबल होगी, बट चाइल्ड का स्टेटस क्या रहेगा, डीम्ड लेजिटिमेट। ठीक है, अब आता है हमारा इसका इसका आता है हमारा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, ये बताता है हमारा कि भाई ऐसे चाइल्ड को क्या राइट दिया गया है। ठीक है, कि भाई ऐसे चाइल्ड उनकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे या फिर वो कोपार्टनर बनेंगे या फिर वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 16 ने दो इन चाइल्ड को लेजिटिमेसी और डीम्ड लेजिटिमेसी का स्टेटस दे दिया गया है, बट ऐसे चाइल्ड सिर्फ अपने फादर और मदर की प्रॉपर्टी के अलावा किसी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बाय सक्सेशन और एज अ कोपार्टनर वो इनहेरिट नहीं कर सकते, वो सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल पेरेंट्स की, अपने फादर और मदर की। ठीक है, ये हमारा सबसेक्शन नंबर 3 बोलता है। बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, बहुत इजी है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बस आपको सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 करने से पहले सेक्शन नंबर 5 की कंडीशंस का पता होना चाहिए। ठीक है, और जब हम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज करेंगे तो 11 एंड 12 का पता होना चाहिए, और ये भी कहीं ना कहीं 11 तो पूरा का पूरा 5 से ही कनेक्टेड है, 12 में थोड़े से ग्राउंड्स अलग हैं जो कि 5 में दिए हुए हैं। ठीक है, उन ग्राउंड्स पे मैरिज वॉइडेबल हो जाती है। ठीक है, अब हम करते हैं सेक्शन नंबर 17। एज आई हैव टोल्ड यू कि भाई आपको सेक्शन नंबर 5 की कंडीशंस का पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 5 की सबसे पहली कंडीशन ही क्या है कि भाई द पार्टी शुड नॉट हैव एनी स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि भाई किसी भी पार्टी की क्या नहीं होनी चाहिए, मैरिज जब वो कर रहा है तो स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे पर्सन मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, सी एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज सोलोमेनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के आने के बाद दो हिंदूज मैरिज कर रहे हैं तो उनकी मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। क्यों होगी, इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज आई द पार्टी हैड अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग एंड द प्रोविजंस ऑफ, देखो अब ये तो रहा नहीं है इंडियन पीनल कोड, अब क्या आ गया हमारा भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में क्या है, सेक्शन नंबर आई गेस इसका 82 रहेगा, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, आई गेस कि 82 है, बट आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू मी, प्लीज़ चेक कि 82 ही है या नहीं। बट ये तो फॉर श्योर नहीं है क्योंकि इंडियन पिनल कोड तो अब रिपील हो गया है, BNS 2023 आ चुका है। ठीक है,
तो इसमें इतना कुछ खास नहीं था, पनिशमेंट दी हुई है। अब सेक्शन नंबर 18 में भी पनिशमेंट दी हुई है। ये क्या कहता है, कुछ और जो हमारी कंडीशंस है सेक्शन नंबर 5 की, उनको अगर जो आप कंट्रावीन करते हैं, कोई भी पार्टी करते हैं इधर हस्बैंड और वाइफ, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी। देखो ये सेक्शन नंबर 5 की कौन कौन सी कंडीशंस को, क्लॉज नंबर 3 की, क्लॉज नंबर 4 और 5 की। क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, एज फैक्टर। जो एज इसमें बताई हुई है, मेल की कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज, मैरिजेबल एज 21 ईयर्स, और फीमेल की कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स। अगर 18 ईयर्स और 18 और 21 एज है, इस केस में ही मैरिज जो है वैलिड मानी जाएगी। इससे कम एज अगर है किसी भी पार्टी की, लेट्स से कि मेल की 20 है बट फीमेल की 18 ही है या 19 ही है, तो उस केस में मैरिज का स्टेटस तो वैलिड रहेगा, बट ऐसी मैरिजेस क्या होगी, पुनिटिव होंगी। ठीक है, यानी कि आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी, सी अगर क्लॉज नंबर 3 की कंडीशन को अगर कोई भी पार्टी कंट्रावीन करती है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कितनी, 2 ईयर्स की, और फाइन कितना है, 1 लाख रुपीज़, और विद बोथ। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सेक्शन नंबर 5 किया था, आई गेस कि वहाँ पर मैंने आपको जो पनिशमेंट है इसकी, कंट्रावेंशन ऑफ क्लॉज नंबर 3 ऑफ सेक्शन 5 की, वो गलत बताई थी। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी पनिशमेंट कितनी है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है कितनी, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, और फाइन कितना रहेगा, 1 लाख रुपीज़, या फिर दोनों भी हो सकता है। ये अभी तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, पनिशमेंट यही रहेगी। ठीक है, अब आता है क्लोज नंबर बी। अगर कंट्रावेंशन हुआ है किस किस का, क्लोज नंबर 4 एंड 5 का। क्लोज नंबर 4 क्या था, प्रोहिबिटेड डिग्री में कोई पार्टी जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज कर रही है। 5th क्या है, स्पिंडर रिलेशनशिप में मैरिज कर रही है। उस केस में मैरिज वॉइड तो रहेगी बट पनिशेबल भी है। ठीक है, पनिशेबल कितनी रहेगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है कितनी, 1 मंथ की, और फाइन कितना है, 1000 रुपीज़, और दोनों भी हो सकता है, दोनों ही केस में 4 और 5, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड स्पिंडर रिलेशनशिप में। ठीक है, तो पार्टीज शुड नॉट मैरी विद इन दीज रिलेशनशिप अनलेस देयर कस्टम और यूसेज विच आर गवर्निंग दैम परमिट दैम टू मैरी विद इन दीज रिलेशनशिप। ठीक है, इनमें जो सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 है, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है, पनिशमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, पनिशमेंट को जो सेक्शन नंबर 5 में जो कंडीशन दी हुई है, उनका जब कंट्रावेंशन हो जाता है तो अलग अलग कंडीशन के कंट्रावेंशन के लिए अलग अलग पनिशमेंट दी हुई है। ठीक है, ये बाईगैमी हो गया। बाईगैमी सेक्शन नंबर 5 क्लोज 1 में आती है, जो जिन्होंने मैरिज कर ली है एट द टाइम कि उनका स्पाउस लिविंग था, तो उनको क्या मिल जाएगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, पनिशमेंट आपकी गिवन है 82 में, और अच्छी इम्प्रिजनमेंट है इसमें, आई गेस 7 ईयर्स की है, और एक्सटेंड भी हो सकती है 10 ईयर्स तक। आप एक बार चेक कर लेना, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा, बट जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ उस हिसाब से तो इतना ही है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।